हिंदुस्तान में लोगों का वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग पैटर्न है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, इधर-उधर हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। फ्लोटिंग वोटर भी बहुत है हमारा ना, फ्लोटिंग वोटर बहुत। जी, बहुत कम से कम बहुत लोग बोलते हैं 40% भी 40% तक है फ्लोटिंग वोटर। अच्छा, तो ये है। तो महँगाई, बेरोज़गारी बेरोज़गारी तो अब बेरोज़गारी हमारा देहात की हालात है और असमानता इतना बढ़ गई है, असमानता इतना बढ़ गई है कि हिस्टोरिकल हाई है इस बार। और हिस्टोरिकल लो डोमेस्टिक सेविंग्स है। डोमेस्टिक सेविंग्स को आप क्या बोलते हैं? बचत, घर हाँ, बचत, घरेलू बचत, घर की घरेलू बचत। बचत, जी, बिल्कुल। घरेलू बचत और घरेलू ऋण, लायबिलिटी, या घरेलू ऋण 40% हिस्टोरिकल हाई है। इतिहास में, भारत के इतिहास में हर भारतीय को मोदी जी ने कर्जदार बना दिया, हर भारतीय को पहले से ज्यादा कर्जदार, बड़ा कर्जदार बना दिया। जी, रोजगारी नहीं है, बच्चों बच्चों काम नहीं मिल रहे हैं। और अब देहात में हालात इतनी बुरी है, इतना बुरा है, जब जैसे ही बोलेंगे इतना बुरा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रामदत्त जी पूरा पैसे, ये मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना, मनरेगा, मनरेगा को जितना पैसा पूरा आपने एलोकेशन किया है एक साल के लिए, वो 6 महीने में खत्म हो गया। तो इसका मतलब है 250 के लिए काम करने के लिए तैयार है लोग, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी हालात में अगर अगर कोई बोलेंगे तो कुछ ठीक नहीं, ठीक है, हमको इतना बचत बहुत गिर गया है, हमारा ऋण बहुत चढ़ गया है, असमानता बहुत ये हो गया है, हमारा हमारा कृषि ठीक नहीं है, फिर भी दे देंगे, ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे लोग नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो लोग पहले भी थे, 1960 में थे, 1950 में थे, 1970 में थे, और अभी भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं आपको पृष्ठभूमि इतना विस्तार से आपको आपके सामने रखा हूं। तो पीक जो है ना 25, 24, ये अगर उधर चले गए हैं तो ये लोग 4,000 होने दीजिए फिर सिलेंडर, फिर भी वोट देंगे, रहेंगे, लेकिन वो जीत नहीं सकते उसके साथ। वो तो एक कमिटेड कार्डर वोट होता है, वो अलग है। लेकिन जो वो है, बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड का कई बार जिक्र आया। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि मोदी जी के एक सीनियर मिनिस्टर ने कहा है कि हम आएंगे तो फिर लाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। आप इसको क्या कहेंगे? एरोगेंस है या क्या है? रामदत्त जी और भावेश जी, आप इतने साल से हिंदुस्तान की राजनीति, नेताओं को, पक्षों को देख रहे हैं। मेरे को एक संदेह है, एक डाउट है। अच्छा, कभी भी एक न्यायालय से एक डिसीजन आती है तो औपचारिक तौर पर नेता लोग ये बोलते हैं कि हम न्यायालय का जो डिसीजन है उसको हम स्वीकार करते हैं, बोलते हैं। अगर वो चाहे एटलीस्ट औपचारिक तौर पर बोलते थे। अच्छा, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी सरकार में या सत्तारूढ़ दल में कोई भी ऐसी बात बोलना आपने सुना है क्या? स्वीकार करते हैं, हम उसको मानते हैं, ये सिरोधार्य है। अब सुना है? नहीं। नहीं, मोदी जी ने तो और कह दिया कि सुदामा के चावल को भी बल्कि एक तमिल चैनल में मोदी जी ये बोले थे कि जो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड को विरोध कर रहे हैं वो लोग पछताएंगे, बाद में पछताएंगे। जी। अच्छा, तब मैं वो सुना था, तब मेरे 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 मन में ये सवाल उठा भावेश जी कि कौन पछताएंगे? रामदत्त जी पछताएंगे, परकाला पछताएंगे, भावेश जी पछताएंगे, ये को छोड़ दीजिए, ये छोटे आदमी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पछताएगा क्या?
सुप्रीम कोर्ट बेंच में जो जो जस्टिसेस थे उस बेंच पर, वो लोग पछताएंगे क्या? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पछताएंगे क्या? क्या बोल रहे थे मोदी जी? अच्छा, ये एक लफ्ज बोलना था। अच्छा, उसमें कुछ कमजोरियां, कुछ कमी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने लाया है, हम उसको एग्जामिन कर लेंगे, ऐसे बोलना है। मामूली एनी लीडर वुड से दैट। ऐसा नहीं ना, उसका इसका क्या मतलब है? और एक और भी में फिर लाएंगे, ऐसी बातें भी हम सुनने आए थे। इसका इसका क्या मतलब है? इसका इसका मतलब है ये सरकार बिल्कुल ही कटी हुई है। मतलब कट ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द एक्चुअल रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ये उनके उनके बबल में जी रहे हैं ये लोग। इसी मेरे को ऐसी अच्छा, समझ जी एक सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मोदी का फटीग है, बहुत सारे 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारे गलतियां की, बहुत सारे कामों की आलोचना होती है, लेकिन आपको इनके सभी कामों में एक ऐसा कौन सा काम लगता है जिसकी वजह से इस देश का बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी ने कर दिया? अच्छा, एक ही बोलना है? हाँ, एक ये एक 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 तीन भी बिग, बोल जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है। बहुत बड़ी अच्छा, लिस्ट है, लेकिन उसमें टॉप पे जैसे अगर क्या अगर डेमोक्रेसी को, एक डेमोक्रेसी पर आपको चोट बोलना है, करना। हाँ, एक आपको बोलना है तो इस देश में इतने दशकों से जीवित रही एक भाईचारी, हार्मोनी। हार्मनी, सोशल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी, इसको पूरा खत्म कर दिया गया है। और इतना जहर फैलाया है देश में। और इसके इसके बाद इकोनॉमी, इसके बाद चाइना, इसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन, बहुत सारे हैं, लेकिन छोड़ दीजिए। और वो सब चीजें 1 2 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जहर जो समाज में गया ना भवेशी, इसको ये जहर को एलिमिनेट करना, इसको बाहर करना, इसको उसको बाहर ले आना और फिर से समाज को ठीक हेल्दी बनाना और वो भाईचारा फिर से वापस रेस्टोर लाना। वापस लाने के लिए कम से कम, मेरे हिसाब से कम 10-15 साल लगेगा ही। और 10-15 चलिए, साल ऐसा लगेगा कि 10-15 साल लगातार इस काम में कुछ लोग लगे रहना करना है, पड़ेगा। करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, नहीं तो जाएगा नहीं ये। अच्छा, अगर अगर ये सरकार गिरेगी, दूसरा सरकार आएगी और हम सब लोग अरे ठीक हो जाएगा, नहीं। और 2029 में और विरुलेंस से आ जाएगी ये, क्योंकि ये वायरस के जैसा है भविष्य। अच्छा, मेरे को इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है जिसको अल्बर्ट कामू ने लिखा था, द प्लेग। ये ये प्लेग आती है एक समाज में, और प्लेग चले जाने के बाद बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और एक डॉक्टर रहता था, वो डॉक्टर नहीं सेलिब्रेट करता था। और तो उनसे पूछा गया, क्यों आप नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं? तो वो डॉक्टर ने उस कहानी में बोलता था कि देखिए, ये वायरस है, ये वायरस कभी मरती नहीं। ये उधर चुपती है, उधर चुपती है, और आपके अलमारी में चुपती है, और आपके कपड़े में रहती है, और उसका एटिक में रहती है, और उसके आपके एक कोने में वो वॉश बेसिन में ऐसे ऐसे रहती है। और इसका इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ताकत ये है कि ये वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, ओ, 1 साल कर सकते हैं,
2 साल कर सकती है, 5 साल कर सकती है, 10 साल कर सकती है, 15 साल कर सकती है, 50 साल कर सकती है और 100 साल भी कर सकती है। और वेरी ये राइट वायरस सर। ना, ये वो फिर आ जाएगी। अगले तो साल 100 साल होने वाला है उस वायरस जी, का। वही वही बोल रहा हूँ, ये आ रही है। तो तो इसको इसके 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 आप हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा होशियार रहना है। वो चले गया, वो नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, तो कुछ हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग सवाल पर चर्चा कर ए, लेते हैं। ए, ए, एक तो अगर भवेश जी आपकी जी, अनुमति हो तो एक मैं जी, जरा आपकी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि आपका मैं समझता हूं कि इंटरेक्शन, आप ऐसे विरले व्यक्ति हैं कि आप हर लेवल पे आपका इंटरेक्शन है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी में भी है, इंटेलेक्चुअल्स में भी है, प्रोफेसर में भी। तो ये जो हमने पिछले 2-3 साल 4 साल देखे हैं कि डर के, भय के, मीडिया में भय है, ब्यूरोक्रेसी में भय है, ये सब ईडी का है, सीआईडी का सब है, ये है। मेरी कुछ ऑफिसर से बात हुई, बहुत सीनियर, तो वो कहते हैं कि साहब अब हमको डर ये नहीं है कि हम सस्पेंड हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। डर ये है कि हमारा हश्र जो है वो जस्टिस लोया या हिरेन पांड्या या और जैसा हो सकता है, कि ये लोग बहुत निष्ठुर और वो हैं कि फिजिकल हार्म भी ये पहुंचा सकते हैं अपने विरोधियों को। तो आपको भी ऐसा कुछ फीडबैक मिला, महसूस जी, होता है कि बहुत डर रहे हैं। अच्छा, ये भी है, नॉट ओनली इन इंडिया रामदत्त जी, ये इनका पहुंच बाहर भी है, विदेश में भी है। बहुत लोग इतना डर रहे हैं। देखिए, मेरे को भी फ़ोन करके बोल रहे हैं कुछ लोग, मेरे मित्र लोग, मेरे भलाई चाहते हैं जो लोग, "तुम अकेला वॉकिंग पे मत जाओ। ये क्या बात कर रहे हो? ये बात मत करो ऐसा। क्यों कर रहे हो? तुमको क्यों, क्या आएगा तुमको? क्या मिलेगा तुमको? क्यों कर रहे हो?" वो ऐसे ऐसे, लेकिन अब वो अलग है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं है, लेकिन बहुत लोगों पे असर पड़ रहा है ना, ब्यूरोक्रेसी, बहुत लोग, मेरे मित्र जुडिशरी लोग। और ब्यूरोक्रेसी पे तो बहुत पड़ रहा है। अच्छा रामदत्त जी, मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं कई बार दिल्ली गया हूँ और 4-5 लोग मिलने आएँगे, तो कुछ ख़ास बात करने से पहले ये ये पूछेंगे, अच्छा मोबाइल्स दे दीजिए, बाहर रखेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। मोबाइल्स बाहर, कमरे के बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे। वो तो और सेक्रेटरी भी आपस में बात नहीं करते, मोबाइल दूर रख के करते हैं, हाँ, भारत सरकार के। और अच्छा, आप अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ, अगर मैं मोबाइल लेके आया हूँ, आपके पास मोबाइल है, अच्छा ये 2 मोबाइल एक ही टावर के नीचे है, मतलब रामदत्त जी और परकाला और भावेश जी एक ही जगह में बैठे हैं, ये क्या हो रहा है? और पेगासस भी है। जी, इतना डर है। ये सच है, ये केवल डर है, मेरे को मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसी माहौल तो है ही। जी, अवश्य। जी, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 4 जून को किस तरह नतीजे आते हैं। 4 जून के नतीजों को लेकर बहुत तरह की आशंका जताई जा रही है, जिस पर आप लोगों ने भी चर्चा की कि जो वोटों की गिनती हुई है, उसको लेकर चुनाव आयोग का रवैया बहुत अभी तक साफ नहीं है। जो जो डेटा होना चाहिए, जो वोटिंग डेटा होना चाहिए, उसको डेटा को सुरक्षित रखना और सुरक्षित काउंट करके फ्री एंड फेयर एक इलेक्शन को अनाउंस करना। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक बड़ी शंका बड़ी पैदा हो रही है। सिविल सोसाइटी में भी शंका है। अभी कुछ देर पहले ही 2-3 घंटे पहले कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बाकायदा एक फॉर्म उन्होंने अपनी ओर से बनाया है, जिसमें सर्टेन डेटाज को देखने के बाद ही मशीन को ओके करना चाहिए कि आप रिजल्ट बताओ, क्योंकि ऐसी एक आशंका है कि मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। उस बात पर सिविल सोसाइटी में चूंकि चर्चा हुई, आप उस चर्चा में मौजूद भी थे, तो ये कितना बड़ा कंसर्न है? क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, ये सब मिलके नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि सरकार की साख गिरी हुई है और नतीजे जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से लोगों में अविश्वास है, एक रिजेंटमेंट है, तो नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं, तो उनके पक्ष में नतीजे को करने के लिए बड़ा कोई कंस्पिरेसी आप महसूस कर रहे हैं, हो रही है, ये हो सकती है? भविष्य, अभी ज़मीन पर जो स्थिति है, वो स्थिति के मुताबिक
भाजपा एनडीए सरकार बनना नामुमकिन है। अच्छा, अगर ये चीज़, ये विषय मेरे को मालूम है और कई लोगों को मालूम है, तो उन लोगों को भी कुछ तो कुछ मालूम है। पूरा ठीक है, मालूम है, उनके पास ज्यादा सोर्सेस है। ज़्यादा सोर्स है, लेकिन हाँ, ज़्यादा सोर्सेस है, तो उनको भी मालूम है, उनको भी लग रहा है कुछ तो कुछ होने वाला है। तो अब देखिए, चुनाव आयोग का एक बार आप देखिएगा, चुनाव आयोग अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो अपॉइंटमेंट है, उसका तरीका आप देखिए, उसमें बदलाव आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोल को एलिमिनेट कर दिया गया है और चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट ऐसा हुआ कि जैसा सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होता है बस। तो सेक्रेटरी का टू गवर्नमेंट होता है, अपॉइंटमेंट है, ऐसी वाले निष्पक्ष रह सकते हैं क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि निष्पक्ष नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, वो घटना को आप देखिए कि सूरत में क्या हुआ और इंदौर में क्या होने वाला था और वाराणसी में, अरे क्या, एक बच्चा नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे, क्यों हाँ, वो उनको जो मोदी की मिमिक्री करता है, रोकने की क्या जरूरत है? रोक दिया। इतना इतना खुल के वो इरेगुलरिटी सबको मालूम है, वो इरेगुलरिटी है ना? ओके, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ आप देख लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता या नहीं होता, इसके इसके ऊपर शक है। और कितना वोटिंग पोल हुआ, कितना पोल हुआ, उसका आप फीसदी दे रहे हैं, लेकिन आप पूरा ग्रॉस नंबर नहीं दे रहे थे। दिया कितने दिन के बाद दिया, फर्स्ट फेज के बाद कुछ दिया, इसका परसेंटेजेस दिया, 15 दिन के बाद परसेंटेज दिया। सबके ऊपर डाउट है, क्यों छुपाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या बोला है? अब आपने इसको प्रकट किया, लेकिन ये भी अभी शक है कि आपने पूरा इसको घुमा के तब प्रकट किया। इतना दिन आप समय लेने के बाद जो प्रकट करेंगे, हाँ, सार्वजनिक कल करेंगे। कल उन्होंने कर दिया जी, तो लेकिन उसके ऊपर शक तो है ना, इसलिए बिल्कुल। कपिल सिब्बल जी ने ये सब बताया था। हम्म, आप ऐसे देखिए, ये देखिए, उसका नंबर देखिए, आपका मशीन का नंबर देखिए, उसका सील देखिए, ये सब इससे पहले कोई इतना 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 हाँ, शक कोई कभी परवाह व्यक्त हुआ, करता नहीं था। कभी हुआ करता था नहीं ना? अच्छा, और देखिए, अगर ये चुनाव हार गए, इसका क्या, अगर ये सत्ता वेकेट करना है, सत्ता से हटना है, तो इसका क्या स्टेक्स है? आप ये देखिए। जी, जी। अच्छा, ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा स्टेक्स है, क्योंकि इसके इसके अल्मेरा में इतना इतना घोटाला छुपी है, ये सब बाहर आ जाएंगे। आप अब देखिए, आप राफेल से लेकर के आप पेगासस को, पीएम केयर को और इलेक्ट्रल बॉन्ड को, और अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक काम नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक एक बॉन्ड के पीछे एक एक घोटाला है। मैं इसलिए बोल रहा था, सब पहले से ही बोल रहा था, ये विश्व में बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसा बोल रहा था मैं। अच्छा, ये और भारतीय जनता पार्टी का एज ए पार्टी आमदनी कितना है, और वो लोग कितना खर्च किए हैं ऑफिस बनाने में, जमीन खरीदने में, चुनाव में जो जो खर्चा किया, ये सब कुल मिला के, और जो जो जितना आप उसने डिक्लेयर किया, इसके बीच में, ये दोनों के बीच में अम, आम 60,000 करोड़ का अंतर है। हम्म। हाँ, ऐसी 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 एनालिसिस भी आए थे ना, तो जी। ये ये किस सब। आधार पर, ये 60,000 का फिगर किस आधार पे आ रहा अच्छा, है?
कुछ कुछ रिसर्चर्स ने अच्छा ये 10 साल में कितने कार्यालय बनाए थे? ओके। हाँ, अ, अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत हाई प्रोफाइल का कितना कार्यालय बन खर्चे गए हैं। किए थे और इलेक्शंस में कितना खर्चे थे, हवाई जहाज के लिए कितना खर्चा किए थे, ये सब अब उस सबको कंप्यूट करके और कितना आपने डिक्लेयर किया एज एन इनकम, उसको और इसको आप तुलने के बाद 60,000 करोड़ का करोड़। अंतर, 60 करोड़, बहुत बड़ा अंतर है। 60,000। इनकम इनकम और एक्सपेंडिचर में बीजेपी के करीब 60,000 करोड़ का अंतर है, तो दैट मीन्स वो ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी उनके पास है। तो ये कहाँ से आया? इसका इसके पीछे क्या घोटाला है? ये सब अगर बाहर आ जाएंगे तो भविष्य, ये पूरा एजेंडा जो है ना, वो इतना डीरेल हो जाएगा और ये इतना डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। जब गांधी जी का हत्या हुई थी ना, उसके बाद जितना डिस्क्रेडिट हो गया है, डिफेम हो गया है ये संगठन, ये जी। परिवार, उससे ज्यादा होने के लिए संभावना है। इसीलिए इसलिए ये सत्ता इतना आसान से छोड़ेंगे नहीं। और अगले साल 25 में आरएसएस का ये वो सेंचुरी। सेंचुरी आएगी, या सेंचुरी आएगी। तो ये सब और कुछ भी कारण भी हो सकता है। मैं ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये नहीं, लेकिन कारण। ये उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन ऐसा भारत में ऐसा सिस्टम क्या इतना उनको इसकी इजाजत देगा, और ऐसा संभव है भारत जैसे देश में जहाँ सिस्टम बहुत गड़बड़ गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सिस्टम इन प्लेस है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ एक सिविल सोसाइटी है जो इंटरवीन कर सकती है। आप लोग जैसे लोग अगर जो आप इस पर लगातार डिस्कस कर सुप्रीम रहे का हैं। जिक्र करेंगे तो कुछ लोग हंसेंगे। मैं ना हंस रहा हूँ। मेरे को बहुत ही उनसे मेरे को रेस्पेक्ट है। मैं हम कुछ लोग हंसेंगे। और अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, होने का संभावना है एक। मैं एक सवाल पूछूं, आपकी हेल्प करूं इसमें। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति को फुल पावर है कि वो किसी को प्रधानमंत्री अपॉइंट करेगा और उनकी सहायता के लिए कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, और वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब ये राष्ट्रपति का सेटिस्फैक्शन है। उसके लिए कोई और एक सेकंड तो, और उसमें अगर मैं आपकी बात भी मान लूं कि 220 के आसपास है, 200 भी आते हैं, वो फिर भी ये लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनाएंगे ना। तो अगर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी वो बन जाते हैं, 180 भी आती है, क्योंकि 180 के बाद भी कांग्रेस जाके 100 के आसपास पता नहीं आया है कुल मिला। तो उसके बाद एक बार ये शपथ ले लेंगे तो फिर जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसा इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, क्या ये आशंका है कि ये एमपीज को खरीदेंगे और इनके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट्स को फाइनेंस भी करते हैं, मुझे पता है, चाहे रिलायंस हो या और लोग हैं, तो क्या ये आशंका है कि खरीद फरोख्त करके और ये सरकार बनाएंगे इस तरह से, या क्या करेंगे? जी, मतलब क्यों नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं छोड़ेंगे? एक बार वो सिनेरियो आएंगे तो राष्ट्रपति जी ने इसको आमंत्रित करके आप सरकार बनाइए, मैं आपको इतना दिन दे रहा हूँ, आप आपका मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, ऐसा हो गया तो अच्छा। अभी जो सत्ता में है ये लोग अटल जी के जैसे नहीं है, मैं इधर से जा रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे। मैं चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा। उन्होंने बोला था ऐसी जी सत्ता को मैं जी चिमटे जी, से भी बहुत नहीं लोगों ने मेरे से ये भी बताया कि हम उसको ला सकते, इसको ला सकते, मैं नहीं बोले थे, ऐसे बोले थे ना अटल जी। लेकिन हाँ। अभी जो सत्ता में है ऐसा बोलने वाला बिल्कुल नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और अच्छा, भावेश जी, हमारा सिस्टम्स इतना है, ऐसा है वैसा है बोल रहे थे। देखिए, हम हम ये मानते हैं, आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि कभी कहीं भी हो सकता है विश्व में,
दुनिया में कहीं भी हो सकता है। आर्मीनिया में होता है, अमेरिका में भी होता है, टर्की में होता है और रूस में होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। ऐसी एक तो है हमारे हमारे इस पे। लेकिन इसके लिए मैं एक एक चीज़ आपसे आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि जी मैं जब 22 साल का 21 साल का था, उस समय मेरे पिताजी गुज़र गए थे। आपके तब तक पिताजी भी तो अच्छे पॉलिटिशियन थे। जी, मंत्री भी रहे बहुत, बहुत साल मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे थे। माताजी भी रहे, माताजी भी जी, विधायक रहे। जी। तब तक मैं ये समझता था, उनका पिताजी गुज़र जाएँगे, इनका पिताजी मैं देखता था, उसका पिताजी गुज़र गए जाते थे। हमारे हमारे स्ट्रीट में ये वो गुज़र गए, ये गुज़र लेकिन मेरा पिताजी गुज़रते नहीं है। ये 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 सर्वे सर्वत्र रहेंगे, ऐसे समझता था मैं। लेकिन जब वही गुज़र गया, तो मेरे को समझ में आया, ये भी हमको भी ये हो सकता है, हमारे पिताजी को भी ऐसा हो सकता है। तो आप उधर उस समय तक भारत भारत में उस समय आने तक वेट मत कीजिए। ये भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। तो आप ये मत समझ के मत बैठिए कि अब तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं हाँ, है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोगों से मुमकिन है। और तो मैं सिविल जी, नहीं, नहीं, आप बोलो। बोलिए। नहीं, नहीं, आप ये बोलिए। हाँ, ये क्योंकि इसका स्टेक्स बहुत ज़्यादा है। अब आप ये मत समझिए कि अटल जी खड़े होके भाषण देके, अच्छा भाषण देके ये सरकार आएगी, सरकार जाएगी लेकिन देश रहेगी, ऐसे ऐसे आप सुनते नहीं ऐसी बात। वो छोड़ दीजिए, वो तो हो गया है। वो अच्छा, कुछ अच्छा राइटर ने ये बोलता था कि पास्ट इज़ अ डिफरेंट कंट्री। जो भूतकाल है ना, वो अलग देश है वो। अच्छा, सिविल सोसाइटी ने जो करीब 250 सीटों पर जो है इंटरवीन करने का जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, या आप लोगों की कोई बैठक भी होने वाली है सिविल सोसाइटी की ओर से, उसके बारे में क्या है? वो कैसे इंटरवीन करने का, उनका क्या मोडस ऑपरेंडी होगा अगर बाय द वे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो कैसे वो हेल्प करेगा देश को? भविष्य ये कुछ कुछ लोग तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रपोज़ल्स तो आगे ला रहे हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग तो चल रहा है। तो अभी तो इसके इसके बारे में कुछ एक्शन प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा, लेकिन क्या हम लोग ये सोचा जा सकता है कि सिविल सोसाइटी के लोग अपने जो इलेक्टेड एमपी है वहां के, उसको कुछ इस तरह से घेराबंदी करें, दबाव डालें कि आप दल बदल नहीं करेंगे, निष्ठा बदल नहीं करेंगे? मेरे सोच में करना चाहिए और काउंटिंग में इतना सतर्क रहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग, क्योंकि सिविल सोसाइटी तो अंदर नहीं जा सकते हैं, वो लोग रहना है। सिब्बल जी का आज जो बयान आया है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। और उसके बाहर अच्छा, ये सबसे पहले राजनैतिक दल और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये है वो कि अगर 100 वोट पोल हुआ तो आप 120 वोट कैसा काउंट कर रहे हैं? जी, जी, हम्म, ये अच्छा, हुआ है पहले। आपके पास 17 सी जहाँ-जहाँ हैं वो इकट्ठा करके हमारे बूथ में 1000 वोट है और 1000 वोट हमारे बूथ में है, लेकिन आपने 1200 वोट कैसा गिना है? ये सवाल उठाना है। अगर ये सवाल हर एक बूथ, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक जिला, हर एक राज्य में काउंटिंग सेंटर पर ऐसी घूमेगा। ऐसी ऐसी सवाल उठते हैं कि कहाँ जाएँगे ये लोग? रेजिस्टेंस तो होना चाहिए ना। तो इसको ये मैसेज जाना चाहिए कि लुक, आप जो करना चाह रहे हैं, वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो हमको जानकारी है इसके बारे में, हम सतर्क हैं, हम आपको करने नहीं देंगे।
हम उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश लगाएंगे। आप हमको लाठीचार्ज करेंगे, कर लीजिए। हमको रबर बुलेट करेंगे, कर लीजिए। हमारे किसान भाई ये कर रहे हैं ना। तो इसको इतना आसानी से अगर अगर देखिए, अगर चुनाव आयोग के उसका उसका तरीका, जो काम करने का तरीका के ऊपर हमको शक नहीं है, तो ये हम हमारे क्या है, इसमें क्या है? हमको हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में रामदत्त जी बनेंगे प्रधानमंत्री या भावेश जी बनेंगे और somebody else बनेंगे, हमको कुछ नहीं है ना। कुछ कोई भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई इसको इसको एडवांटेज लेके, इसको इधर-उधर करके इसमें मैनिपुलेट करे, तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। कल रेसिस्ट जौनपुर में कल जौनपुर में जो स्ट्रांग रूम है, जहाँ सारे वो बैलेट्स आते हैं लेके, वहाँ उसके बाहर एक गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा वो ईवीएम्स पकड़ी गई उस गाड़ी को, तो काफी देर तक हंगामा हुआ और फिर अफसरों को बुलाया गया। देखिए, तो और जैसे इससे पहले पता नहीं ये सच या ना नहीं, लेकिन ये एक खबर बहुत बहुत महीने से इस देश में चल रही है कि 19 लाख ईवीएम्स मिसिंग है। मिसिंग गायब है, 20 लाख के उनका दस इस्तेमाल ना हो जाए कहीं, जी उनका उनका इस्तेमाल ना हो जाए कहीं, वो सब कुछ फिक्सिंग करके। बहरहाल हम लोग इस इंटरव्यू में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, काफी हम लोग 1 घंटे तक बात कर चुके हैं, लेकिन इस सवाल पर चर्चा नहीं हुई कि विपक्ष ने इस चुनाव घोषणा पत्र के बहाने एक विजन डॉक्यूमेंट देश के सामने रखा एक तरीके से कि हम आएंगे सत्ता में तो हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे। उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी है, जैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का, यूथ को 1 लाख रुपए देने का, और उनकी कोशिश ये है कि इससे जो है मार्केट में मनी जो है एक मूव करेगा, और एक इकोनॉमी में कहते ही है कि जो पैसा घूमता है वो एक मोमेंटम गेन करता है और इकोनॉमी को हेल्प करता है। तो इस विपक्ष के विजन डॉक्यूमेंट को या फिर घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? और अगर अगर जैसा आप मान रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार उतना अब जनता का समर्थन इसको नहीं रहा, सरकार बदलनी चाहिए, बदल जाएगी, अगर ये स्विफ्ट मतलब सत्ता बदल जाती है और अभी जो विपक्ष है वो सत्ता में आता है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो अभी समस्याएं हैं उससे ओवरकम कर पाएगा, उसको ठीक से चला पाएगा? भावेश जी, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मैं इतना 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 डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-3 चीजें आपके सामने में रखूंगा। देखिए, असमानता है। असमानता होना चाहिए, ना होना चाहिए। अच्छा, एक एक पक्ष बोलता है कि असमानता रहने से क्या है, अच्छा है, एक पक्ष। और दूसरा पक्ष बोलता है अगर असमानता नहीं होना चाहिए, लेकिन असमानता नहीं होना चाहिए, इसको कैसा कम करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, उनके पास कुछ प्लान है या नहीं है, वो प्लान परफेक्ट है ना परफेक्ट है, वो तो अलग है बात है, उससे बहस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि असमानता होने से क्या जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही है, असमानता अच्छा ही है, क्योंकि अगर देखिए ये तुरंत ये रिपोर्ट आने के बाद कि असमानता भारत में बहुत ज्यादा है, प्रोफेसर हमारे अरविंद पनगारिया जी तुरंत एक लेख लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, डोंट लूज स्लीप ओवर इनइक्वालिटी। अरे ये इक्वालिटी के बारे में आप नींद मत खो जाइए, इससे ठीक है, अच्छा है। अब देखा है रामदत्त जी? जी 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 जी। और अरविंद जी ने ये भी बोला है कि मैं उसको बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अरविंद जी भी ये भी बोला है कि असमानता अगर हो तो कुछ लोगों के पास एक ज्यादा पैसा रहेगा, वो उससे आपको और हमको भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा बाद में, ट्रिकल तो डाउन। जल्दी में मत रहिए। और जल्दी दूसरा, में मत रहिए, जल्दी में बाद मत में रहिए, आएगा।
बाद में आएगा, अब आ जाएगा, नहीं तो कल आएगा, नहीं तो एक साल के बाद आएगा, 10 साल के बाद आएगा, कुछ तो कुछ आएगा आपको भी। तो आप इंतजार करिए, इंतजार कीजिए आप। और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर असमानता है तो कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो लोग ये भी करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल अपनाते हैं, कुछ करते हैं। इससे भी आप इतराज मत हो जाइए इसके बारे में। कुछ लोग 1,000 करोड़ खर्च करके प्री वेडिंग भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये विचारधारा एक है। दूसरी विचारधारा एक है कि असमानता नहीं होना चाहिए। अगर असमानता को एलिमिनेट करना मालूम नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल असमानता नहीं होना चाहिए, ये है। इन दोनों के अगर मेरे 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 सामने ये दोनों का है, मैं इनको चुनूंगा जिस जो बोलता है कि असमानता नहीं होना चाहिए, लेकिन असमानता को निपटाने का उनके पास है या नहीं तरीका, वो अलग है। हम आप सब लोग बहुत लोगों से हम मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर एक कोई पक्ष असमानता होना जरूरी है, अच्छा है, उसका अर्थव्यवस्था में असमानता ठीक है और सामाजिक व्यवस्था में भी असमानता ठीक है, ऐसे बोलने वाले से हम ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, प्रियम्बल के ही खिलाफ है। अच्छा ये सर ये बताएं कि ये जो असमानता है आर्थिक, इसमें ये जो जॉबलेस ग्रोथ वाली इकोनॉमी है और फार्मर्स को जो उनको राइटफुल प्राइस नहीं मिलता है, इन दो का कितना कंट्रीब्यूशन है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये असमानता क्यों आती है? आमदनी नहीं, और युवाओं में आमदनी नहीं है, युवाओं को आमदनी नहीं है, और किसानों को आमदनी नहीं है, तो वो उनका आमदनी कम होते जा रहे हैं। और सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया, तो और वो वो आपका आपका जो जो बंटवारा हो रहे हैं ना संपत्ति, तो वो उस तरफ ज्यादा जा रहा है, इस तरफ नहीं है। एक्युमुलेट हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स को आपने रिड्यूस किया, और कॉर्पोरेट लायबिलिटी को, कॉर्पोरेट डेट को आपने राइट ऑफ कर दिया, बहुत सारे 25 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया कुल मिला के। शेड्यूल्ड बैंक, नेशनलिस्ट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सब कुल मिला के उसका 25 लाख करोड़ आपने राइट ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक दस्तखत से, एक सिग्नेचर से आप वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो हमारी स्थिति आज ऐसी है, अगर रोजगार नहीं है तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ है। आपने जॉबलेस ग्रोथ बता रहे हैं ना, देखिए अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में 80-81 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में क्यों देना है? देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अनाज तो अनाज, अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कुछ कुछ ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी कंटेस्टेबल है, लेकिन अगर ग्रोथ हो तो भी आपको जॉब नहीं दे रहे, आप आम लोगों को आमदनी नहीं दे रहे हैं सिर्फ। अच्छा, ये इस सरकार का भी जो मौजूदा सरकार है उसका फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी मेरे हिसाब से सिंपल है। ये है कि आप गरीब लोगों को 5 किलो अनाज देके छोड़ दीजिए और आपका दोस्त को 5 एयरपोर्ट दे दीजिए। 5 किलो अनाज और 5 एयरपोर्ट, बस ये। लेकिन एक यहाँ भी एक कंट्राडिक्शन है कि विपक्ष ने भी 5 किलो को 10 किलो कर दिया, वोट के लिए विपक्ष ने भी 5 किलो अनाज को 10 किलो कर दिया, तो ये कैसी इकोनॉमी बनाएगा? ये भी तो आप सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, इसको कैसे देखिए, अगर आप 10 दीजिए, 15 दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन वो 5 नहीं दीजिए, 5 एयरपोर्ट मत दीजिएगा। हाँ। देखिए ना, तो अगर 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 विपक्ष का दावा ये है और ये वायदा ये है कि अच्छा वो 5 एयरपोर्ट दे रहे हैं, हम 10 एयरपोर्ट देंगे, तब गलत होगा।
तब जी। ज्यादा देश को उससे ज्यादा नुकसान होगा। आपको 6 बजे आपका एक लेक्चर है मेरे ख्याल से, जी। तो हम समझ रहे हैं हमने आपका बहुत समय लिया। भवेश जी, लेकिन अगर आप कुछ दर्शकों के सवाल या टिप्पणी मेंशन कर सकें, आपकी इजाज़त हो, तो कर जी दीजिए, अदरवाइज़ तो जी, बहुत समय। काफी लोग जुड़े हुए थे सर। आमतौर पे हमारे साथ लाइव में इतने लोग जुड़ते नहीं है, लेकिन आपके बारे में जानकारी थी, आपको लोग सुनना चाहते हैं और आप बड़ी खरी-खरी बातें करते हैं, इसलिए बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं। नहीं, कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, हाँ जी, सवाल। कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देता हूँ। एक देवेंद्र सिंह यादव है, माननीय वित्त मंत्री महोदया जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं, जबकि धुर विरोधी विचारधारा वाले दल में शामिल होकर मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह बनाई। इस वैचारिक असहमति का प्रकटीकरण प्रधानमंत्री जी की ओर से क्यों नहीं? ये सवाल आपसे। अच्छा, ये सवाल तो सिलेबस से बाहर है। हाँ, और पूछिए, और विषय पे जी, पूछिए, विषय पे। जी, जी। तो बहुत सारे सवाल हैं सर, मुझे लगता है इन सवालों को, ठीक है, ये इनके सवाल रहेंगे, लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है कि चूंकि आप इतना वित्त मंत्री के पति हैं और आप एक राजनीतिक परिवार से भी रहे हैं, लेकिन आप इस अभी जो मौजूदा सरकार है इसको जब देखते हैं और इसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या आपको परिवार में भी कुछ, जैसा आपने कहा कि बाहर में कहते हैं लोग, सजेस्ट करते हैं कि बाहर मत घुमा करो, तो घर में भी कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं, आपको सहना पड़ता है? भावेश जी, आप भी सिलेबस के बाहर जा रहे हैं। जी, मैं सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहूंगा। कौशन। बहुत बहुत अच्छा रहा। देखो, वो बहुत सभी वेल विशर सबको कहते हैं, हमको भी कहते हैं कि तुम क्यों पागल हो, क्यों रोज ये सब करते हो, तुम भी और लोगों की तरह ये चलाओ बढ़िया। जी, जी, तो वो तो जी, देखिए, बहुत सभी वेल बहुत विशर। इंटरेस्टिंग बातचीत रही सर। और आप इतना ओपनली बोलते हैं, इतना खुला बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, और आपका अध्ययन जो है जिस तरह का है, हम भरोसा करते हैं कि जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं नतीजे उसी तरह आए। और हम तो चाहेंगे कि आप जब नतीजे आए उसके बाद भी हम लोग इस देश की जी। समस्या पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की सामाजिक हालात पर, लोगों के चिंतन पर आपसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता है। मैं आपसे बात करूं और आप हमारे चैनल और के साथ फिर और कभी ये आप भी कि समय। जो अगली सरकार अगर आती है, बदलती है, तो उसके भी वॉच डॉग का काम हम लोगों को करना पड़ेगा, और बिल्कुल। आपको ये वायरस जो है ना, हाँ, इसके इस इसके इस इसके भूमिका इसके को खिलाफ छोड़ना बहुत नहीं है। देना चाहिए। यस। जी, इस भूमिका को हमें छोड़ना नहीं है। हम जी। लोग 4 दशक पहले से जर्नलिज्म मतलब कर रहे हैं, और उस धारा के हैं जो सत्ता में रहते हुए हम हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, तो हम विपक्षी भूमिका में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रामदत्त जी और भावेश जी, मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ने आप दिया, एक अवसर दिया मेरे में बोलने के लिए, और आपका दर्शकों को भी मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत ही उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और सिलेबस से बाहर सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत नहीं, माफी। पूछ